अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। अपनी पिछली दो वीडियोस में मैंने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस किया था थोरोली आपके साथ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला इंडेक्स नंबर के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे हम। इंडेक्स नंबर आपको पता है जो मेजर करता है चेंज इन प्राइस, इन क्वान्टिटी और वैल्यू किसी भी चीज़ का, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करें। लेस्टर पार्शियल फिशर मैं आपको डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ, एक छोटी सी वीडियो है आपके जस्ट रिवीजन के लिए। तो देखिए ज़रा, लेस्टर प्राइस इंडेक्स पढ़ चुके हो, पार्शियल प्राइस इंडेक्स पढ़ चुके हो बच्चों, और फिशर प्राइस इंडेक्स पढ़ चुके हो। यहाँ पर आपको उस वक्त बताया था, एक अंडर स्टेट करता है इन्फ्लेशन को, एक ओवर स्टेट करता है इन्फ्लेशन को, और फिशर फिर उन दोनों को एडजस्ट करता है। एक्सक्यूज प्लीज़। यहाँ पर देखें, पहले एमसीक्यू लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसिस ओवर स्टेट द इन्फ्लेशन। बेटा, कौन सा इनमें से इंडेक्स है जो इन्फ्लेशन को ओवर स्टेट करता है? आपको पता है लेस्पर जो है वो ओवर स्टेट करता है इन्फ्लेशन को, पार्शियल जो है वो अंडर स्टेट करता है। अपवर्ड बाइसनेस भी बोल सकते हैं इसे, अपवर्ड ट्रेंड भी बोल सकते हैं, और अंडर स्टेट इन्फ्लेशन को डाउनवर्ड बाइसनेस और डाउनवर्ड ट्रेंड भी बोल सकते हैं। इट इज़ द लेस्पर प्राइस इंडेक्स बेटा विच ओवर स्टेट्स द इन्फ्लेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए ये। अगला एमसीक्यू बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस यूज करंट ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स। आपको पता होगा लेस्पर जो है वो बेस ईयर क्वांटिटीज इस्तेमाल करता है। एक्चुअली बच्चों, पार्शियल जो वो करंट ईयर क्वांटिटीज इस्तेमाल करता है, और फिशर जो वो दोनों ईयर की क्वांटिटीज इस्तेमाल करता है। यहाँ पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस यूज करंट ईयर क्वांटिटीज एज वेट्स। बेटा, करंट ईयर क्वांटिटीज, रिमेंबर दिस। तो पार्शियल इज द प्राइस इंडेक्स बेटा जो करंट ईयर क्वांटिटीज को वेट्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब पार्शियल प्राइस इंडेक्स जो है वो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तीसरे एमसीक्यू पर अगर हम जाएं तो फिशर प्राइस इंडेक्स, आपको एक फार्मूला याद होगा फिशर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट लेस्पर प्राइस इंडेक्स इनटू पार्शियल प्राइस इंडेक्स। बेटा, ये जीएम की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। जीएम की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। तो दो नंबर्स होंगे, लेस्टर प्राइस इंडेक्स का आंसर होगा पार्शियल प्राइस इंडेक्स का, और स्क्वायर रूट लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है फिशर प्राइस इंडेक्स इज द जीएम ऑफ लेस्टर प्राइस इंडेक्स एंड पार्शियल प्राइस इंडेक्स। बेटा, ये भी एक अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले से ये भी हो सकता है कि आपको मैं अगर लेस्पर और पार्शियल का आंसर दे दूं तो आपको फिशर का आंसर निकालना पड़े, या लेस्पर और फिशर दे दूं तो पार्शियल का आंसर निकालना पड़े। तो आप इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके वो आंसर निकाल सकते हैं बेटा। तीसरा जो अगला सवाल है, चौथा सवाल बेटा हमारा ये 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फिशर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है बेटा 2007 को बेस ईयर लेकर। फिशर प्राइस इंडेक्स, लेस्पर गिवन नहीं है, पार्शियल गिवन नहीं है। अगर लेस्पर प्राइस इंडेक्स और पार्शियल प्राइस इंडेक्स अगर गिवन होता मुझे, तो मैं अंडर रूट LP वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकता था। फिलहाल डेटा गिवन है मुझे, और इस डेटा की मदद से अब मुझे लेस्पर प्राइस इंडेक्स और पार्शियल प्राइस इंडेक्स भी निकाल कर मैं फिशर निकाल सकता था, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट फिशर निकालने वाला हूँ। 2007 को बेस ईयर लेना है बेटा, तो इसका मतलब ये जो 2007 की प्राइस है ये P0, और जो 2009 होगा वो अब आपके लिए करंट ईयर होगा PN। 2007 की जो क्वांटिटी है वो Q0, और 2007 की जो 9 की जो क्वांटिटी होगी बेटा वो QN होगी, ठीक है। फिशर प्राइस इंडेक्स के लिए मेरे बच्चे को कॉलम बनाने पड़ते हैं बेटा, PN Q0 P0 Q0 PN QN। आपको पता है ये प्रोडक्ट है बेटा प्राइस और क्वांटिटी का। कभी बेस ईयर की प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी है, कभी बेस ईयर की प्राइस करंट ईयर की क्वांटिटी है, करंट ईयर की प्राइस करंट ईयर की क्वांटिटी है। तो ये मैं निकालूंगा बेटा, कैलकुलेटर से मैं इस्तेमाल करके निकाल सकता हूँ। सबसे पहले PN Q0, PN Q0 में क्या होगा बेटा, अगर सपोज करें ये कॉलम नंबर 1 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। अगर ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है, और ये कॉलम नंबर 4 है बेटा, तो PN Q0 में मुझे नज़र आ रहा है बेटा, मुझे कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैं चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, और अगर मुझे सिर्फ सम चाहिए, जो मुझे सम से ही मतलब है, तो मैं कैलकुलेटर से भी सम निकाल सकता हूँ। कैलकुलेटर की मदद से मैं निकालने जा रहा हूँ बेटा। मैंने मैं आपको बटन भी बता देता हूँ ताकि आपको सम निकालना आ जाए। mod 3 2 का मैंने इस्तेमाल किया है, तो x और y लिखा हुआ आया मेरे पास। x में से x को मैं प्राइस कंसीडर कर सकता हूँ, y को मैं क्वांटिटी कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैं x में वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा PN की 12, 17 और 22।
और मैं क्वांटिटी वाई में मैं क्वांटिटीज पुट कर रहा हूँ 2007 की बेटा पी एन क्यू नॉट निकालने जा रहा हूँ, इसलिए 120 और 200 और 180 बेटा ये पुट की मैंने वैल्यूज़। इसका सम निकालने जा रहा हूँ, शिफ्ट 1 3 पर सम है, 5 पे समेशन एक्स वाई, तो मुझे सम पता चला बेटा पी एन क्यू नॉट का 8800। इसी तरह पी नॉट क्यू नॉट का सम। अब डेटा मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, तो मैंने शिफ्ट 1 करके 2 जैसे प्रेस किया तो वो डेटा मेरे सामने आ चुका है। पहले मैंने पी एन पुट किया था, पी एन का प्राइस ऑफ करंट ईयर, अब उसकी जगह मैं प्राइस ऑफ बेस ईयर पुट कर सकता हूँ 10, 15 और 20। क्वांटिटी ऑलरेडी मैं क्यू नॉट पुट की थी मैंने बेस ईयर की क्वांटिटी, तो मुझे क्वांटिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी शिफ्ट 1 3 और फिर ये 5 सम निकाला बेटा मैंने 7800 बेटा इसका सम आ रहा है। अब पी एन क्यू एन का सम और पी नॉट क्यू एन का सम मुझे चाहिए, तो मैंने शिफ्ट 1 और 2 मेरे पास एक्स में पी नॉट पहले से पुट है, सिर्फ मुझे क्यू एन चेंज करना है, तो 150 210 और 190 बेटा मैंने बेस ईयर की प्राइस पुट हुई हुई तो उसको मैंने रहने दिया, क्वांटिटी मैंने चेंज कर दी। इसके बाद मैंने इसका सम निकाला मेरे बच्चों, तो 8450 मैंने ये सम पहले निकाला क्योंकि पी नॉट पहले से पुट थी, अगर मैं पी एन क्यू एन निकालता तो मुझे दोनों चेंज करने पड़ते, इसलिए मैंने सिर्फ पहले ये सम निकालना बेहतर समझा। शिफ्ट 1 डेटा फिर से आया मेरे पास, प्राइस पहले मेरे पास पी नॉट पुट हुई हुई थी, अब मुझे पी एन पुट करनी है, तो बेटा 12, 17 और 22 ये प्राइसेस पुट कर दी। अगेन मैंने सम निकाला बेटा पी एन क्यू एन का, तो इट इज़ 9550। सारे सम मौजूद हैं, मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर की मदद से सम निकालना बेहतर समझा। फिशर्स प्राइस इंडेक्स का फार्मूला बेटा अंडर रूट समेशन पी एन क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू समेशन पी एन क्यू एन समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई 100, रेडिकल साइन से बाहर है बेटा। ये सारी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर में पुट कर सकता हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, मैं कौन न्यूमरेटर बना रहा हूँ कौन डिनोमिनेटर, और 8450 रेडिकल से बाहर 100। कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूँ बेटा कैलकुलेशन के लिए, गॉट द आंसर बेटा। फिशर का आंसर आया मेरे पास 112.92%। ना आपने देखना है कि आपका ये कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन बेटा मुझे नज़र आ रहा है, फिशर प्राइस इंडेक्स 112.92% बेटा। तो इस तरीके से फिशर की कैलकुलेशन करेंगे, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं बेटा। इसी तरीके से लेस्पर, इसको देखकर आप लेस्पर प्राइस इंडेक्स भी निकाल सकते हैं और पार्शीज भी, तो मैं स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूँगा कि वो लेस्पर प्राइस इंडेक्स और पार्शीज प्राइस इंडेक्स भी निकालिए बेटा। आखिरी सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ज़रा ये भी पढ़ देते हैं आपके लिए। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2010 एंड 2011 वर 110 एंड 125% रिस्पेक्टिवली। 2010 का इंडेक्स दिया गया बच्चों को और 2011 का इंडेक्स दिया गया है किसी बेस ईयर के हिसाब से, वो बेस ईयर मेंशन नहीं है, इट मे बी 2009 हो सकती है, ये 2008 2007 कोई भी ईयर हो सकता है, 2010 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2010 होता तो 2010 का इंडेक्स 100 होता, यहाँ 100 नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी और बेस के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बेटा, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर वॉज ₹50,000 इन 2010। 2010 में कंज्यूमर की इनकम 50,000 रुपये थी। कह रहा है व्हाट शुड बी हिज इनकम इन 2011 सो ही कैन मेंटेन हिज प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कह रहा है 2011 में उसकी क्या इनकम होनी चाहिए कि वो अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जो 2010 वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उसको मेंटेन कर सके। बेटा ये मालूम करने के लिए बच्चों को मेरे सबसे पहले इंडेक्स की बेस शिफ्ट करनी पड़ेगी। ये जो इंडेक्स दिया हुआ है 2011 का, ये 2011 में बता रहा है कि 25% तब्दीली है किसी बेस ईयर के मुकाबले में, जो बेस ईयर यहाँ मेंशन नहीं है। आपको सबसे पहले 2011 का इंडेक्स निकालना है 2010 के हिसाब से, कि 2010 के हिसाब से 2011 में कितनी तब्दीली आई। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, 2010 का इंडेक्स उठाएंगे, उससे डिवाइड करेंगे। 2010 के इंडेक्स को 2010 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ गया। 100 आने का मतलब है कि 2010 बेस बन चुका है
और अगर 2011 का मैं इसी तरीके से निकालूं तो बेटा 125 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट इज़ बेटा 113.64%। तो इसका मतलब ये हुआ 2011 में 2010 के मुकाबले में 113.64% इंडेक्स हो गया, यानी 13.64% कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो अब अगर कंज्यूमर को अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो इसका मतलब 50,000 रुपये वाली बास्केट अब 113.64% के बाद 64% के बाद कितने की हो चुकी होगी। तो मुझे कुछ नहीं करना, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 113.64% कैलकुलेटर पे निकालना है। तो ये आंसर आ रहा है 56,820। इसका मतलब जो बास्केट पहले 50,000 रुपये की मिल रही थी वो बास्केट अब 56,820 रुपये की मिल रही होगी। इसका मतलब अगर कंज्यूमर को अपना 2010 वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है बेटा तो उसको 56,820 रुपये मिलने चाहिए, उसे 56,820 रुपये कमाने चाहिए, जो मुझे बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है। 56,820 रुपये उसे मिलेंगे तो वो अपना प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकेगा। इम्प्रूव करने के लिए इससे ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, और अगर इनकम कम हो गई इससे तो इसका मतलब वो जो प्रीवियस स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होना तो दूर की बात, वो मेंटेन भी नहीं हो पा रहा होगा। इंडेक्स नंबर से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा जो मैं आपके लिए लेकर आया। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातों से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखेंगे इंशाल्लाह। अगली दफ़ा फिर मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।